गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीडी स्टडी क्लासेस। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजिंग। तो इससे पहले प्लानिंग आ चुका है, प्लानिंग का पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है, आप जाके उसको देख सकते हैं विद केस स्टडीज। और ये है हमारे पास चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग। तो देखो, अभी हमने प्लानिंग के अंदर क्या समझा था कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव को सेट करना, और ऑब्जेक्टिव को सेट करने के बाद एक प्लान, एक रास्ता बनाना कि कैसे इस ऑब्जेक्टिव को हम क्या करेंगे, अचीव करेंगे। दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। तो प्लानिंग बेसिकली क्या होती है, एक रोड मैप होता है। किसके लिए रोड मैप होता है? अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। तो आपको बहुत सारे आपके पास क्या होते हैं, ऑल्टरनेटिव होते हैं, उनमें से एक बेस्ट प्लान क्या करना पड़ता है, चुनना पड़ता है। तो दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। अभी जब आपने एक प्लान बना लिया है तो उस प्लान के ऊपर इंप्लीमेंट करने का काम भी तो आ गया है। तो जब आप उस प्लान के ऊपर इंप्लीमेंट करोगे, मतलब काम करना शुरू करोगे, तो आपको बहुत सारी चीजों की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। तो उन चीजों को आपको सभी को क्या करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो सारे रिसोर्सेज जो भी उस प्लान के लिए रिक्वायर्ड हैं, जो भी उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड हैं, उन सभी रिसोर्सेज को कंबाइन करके एक प्रॉपर रिलेशनशिप सेट करता है। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग जो है वो कौन सा फंक्शन है? इट इज अ सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आफ्टर प्लानिंग। ये सेकंड फंक्शन है। प्लानिंग के बाद जो अगला फंक्शन है वो ऑर्गेनाइज करना है। कि देखो, अगर आपने कोई भी प्लान बनाया है, कोई भी आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया और उसके लिए एक पर्टिकुलर प्लान चुन लिया, तो उसके लिए अभी बहुत सारे रिसोर्सेज तो भी लगेंगे। उन सभी को इकट्ठा करने का काम इस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आप करोगे। वो करोगे आप ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, कि इसके अंदर आप सारे रिसोर्सेज, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फाइनेंशियल पैसा है, ह्यूमन है, कोई मशीन्स हैं, इन सभी को क्या करोगे, इकट्ठा करोगे और इनका एक रिलेशन बनाओगे, ताकि सभी जो मिलकर क्या कर सके, उस प्लान के, उस गोल को अचीव कर सकें। ठीक है ना? तो दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग एक मोटा मोटा अगर हम समझें कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, सभी रिसोर्सेज को इकट्ठा करना और उनका एक प्रॉपर रिलेशन बनाना, ताकि एक अच्छी सी स्ट्रक्चर तैयार हो जाए, जिससे सबको पता हो कि हमने अल्टीमेटली अपने मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या क्या काम करना है। तो दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। तो अगर एक छोटी सी एग्जांपल देखें हम, तो सबसे पहले लेट्स से आपने एक प्लान बनाया। जैसे कंपनी का ऑब्जेक्टिव था कि कंपनी को एक नई फैक्ट्री इस्टेब्लिश करनी है। तो ये था कंपनी का एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव। अभी कंपनी ने इस फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए एक प्लान बना लिया कि हम जो फैक्ट्री इस्टेब्लिश करेंगे वो हम खुद करेंगे, मतलब लेबर वगैरह एक एक चीज कंपनी क्या करेगी, खुद बनेगी। तो ये एक प्लान उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट कर लिया। अब इस प्लान को अचीव करने के लिए, मतलब इस गोल को अचीव करने के लिए उनको बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। लेट्स से उनको फिजिकल मशीन्स की जरूरत पड़ेगी, उनको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। तो वो फाइनेंस कैसे आएगा, कौन उस फाइनेंस को देखेगा? बिकॉज एक मैनेजर तो उसको सभी को देख नहीं सकता। कि अगर हम बोलें कि अकेला एक मैनेजर कंपनी रख दे और वो सारी फैक्ट्री को बना ले, उसमें क्या क्या फंड्स लगेंगे, कैसे मशीन सेट होगी, वो अकेला तो कर नहीं सकता। तो उसके लिए बहुत सारे क्या होंगे, लोग लगेंगे, और उन लोगों को ऑर्गेनाइजिंग में क्या देना पड़ेगा, काम देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स। तो दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। कि आपको उन सभी चीजों को इकट्ठा करके उनको बताना पड़ेगा कि क्या आपको करना है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कंपनी की, और किस स्किल के अकॉर्डिंग आपको ये काम करना है। तो हमें जॉब्स सेट करनी पड़ेंगी, छोटी छोटी जॉब सेट करनी पड़ेंगी, किसके अंदर, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, ताकि इंप्लॉइज को क्लियरली पता चल जाए कि भाई आपने करना क्या है। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग इट फर्स्ट आइडेंटिफाई वर्क। सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या करते हैं, काम को आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई करना क्या है। तो क्या करना था, फैक्ट्री बनानी थी, और उसके बाद क्या करना है, ग्रुपिंग देम इनटू वन यूनिट। अब इनको क्या करेंगे, हम एक यूनिट में बना लेंगे। जैसे फैक्ट्री बनानी है, तो फैक्ट्री बनाने के लिए हर जगह पर क्या चाहिए, फंड्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना? कहीं मशीन खरीदने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट है, कहीं लेबर के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट है। तो क्या किया, ये सारे फंड्स वाले छोटे छोटे काम कहाँ कहाँ जरूरत होंगे, और इन सबको ग्रुप करके एक यूनिट के अंदर क्या कर लिया, तैयार कर लिया। लेट्स से इसको क्या बना लिया, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट बना लिया। तो दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। और क्लियरली डिफाइन करेंगे हु डज द वर्क, कौन ये काम को
करेगा। कौन करेगा? हु डज द वर्क? डेलीगेशन ऑफ वर्क एंड डिफाइनिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो डेलीगेट कर देंगे हम काम को। अब डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? डेलीगेशन का मतलब होता है कि अपने काम को सुपीरियर जो है वो किसको दे देगा? सबऑर्डिनेट को दे देगा अकॉर्डिंग टू देयर स्किल। देखो हम सबको पता है कि एक जो मैनेजर है या एक व्यक्ति है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चला सकता। तो उसको ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स क्या करने पड़ेंगे? बनाने पड़ेंगे। बहुत सारे लोगों की जरूरत है। तो उन सबकी अपनी अपनी एक क्या है? स्किल है। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या करेगी? उन सभी स्किल्स को इकट्ठा करके एक डिपार्टमेंट्स में बना देगी और उसके बाद उनको क्लियरली बता देगी कि आपको क्या काम करना है, जिससे काम भी बढ़िया होगा और गोल को अचीव करने में क्या होगी? मदद होगी। तो दैट इज डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? डेलीगेशन मतलब होता है जब सुपीरियर अपनी पावर्स को, अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर देगा, मतलब ट्रांसफर कर देगा। किसको? सुबॉर्डिनेट को, कुछ समय के लिए, ताकि वो काम क्या हो सके? अच्छा, ताकि सुबॉर्डिनेट वो काम ढंग से कर सके और सुपीरियर जो है वो किसी और चीजों के ऊपर क्या कर सके? फोकस कर सके। ऑफ वर्क एंड डिफाइनिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या करेगी कि किस व्यक्ति का, देखो जॉब अगर आपको असाइन कर दी, लेट्स से एक ए मैनेजर था और उसको ये जॉब असाइन कर दी कि भाई आपको क्या करना है? आपको लेट्स से नॉर्थ इंडिया की सेल देखनी है। सारी नॉर्थ इंडिया की क्या देखनी है? आपको एक पर्टिकुलर सेल देखनी है। तो उसको क्या दे दी हमने? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और उसके साथ उसको अथॉरिटी भी दी कि अगर आपको इस सेल को निकालना है, मतलब सेल को बढ़ाना है, तो आपके पास इतनी इतनी पावर्स हैं, आप इतने फंड्स को यूज कर सकते हो। तो मतलब उसको क्लियरली बता दिया कि क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या आपकी अथॉरिटी है। तो दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में अकेला डिपार्टमेंट बनाना नहीं होता, उन डिपार्टमेंट्स को, उन लोगों को ये भी बताना कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या अथॉरिटी है, और अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आपको उस दिक्कत को दूर करने के लिए किसके पास जाना है, किसको रिपोर्ट करना है और किससे आपको गाइडेंस लेनी है। ये सारी चीजें किसके अंदर डिटरमाइन होंगी? ये सारी चीजें डिटरमाइन होंगी हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? क्या एक सभी रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, या सभी रिसोर्सेज को इकट्ठा करना और उन रिसोर्सेज को प्रॉपरली एक ग्रुप्स के अंदर बांटकर ये बता देना कि किसका कितना काम है और कैसे कैसे उस काम को करना है और कौन किसको क्या करेगा? रिस्पॉन्सिबल, किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी कितनी अथॉरिटी है और कौन किसको रिपोर्ट करेगा कल को अगर कोई दिक्कत आती है, कौन किसके लिए अकाउंटेबल होगा। तो इससे क्या होगा? एक पूरी स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगी। अगर आपने लेट्स से प्लान बना लिया और ऑर्गेनाइजिंग ना करी, मतलब लोगों को, आपने प्लान तो बना लिया है कि हमें कंपनी की एक नई फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी है, बट हमें लोगों को ये नहीं बताया कि भाई हु रिपोर्ट्स टू हूम, मतलब कौन व्यक्ति क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा। सबको इतना तो पता है कि हमारा प्लान है, हमने एक फैक्ट्री बनानी है, बट हमें उनको बताना भी तो पड़ेगा कि फैक्ट्री को कैसे बनाना है, उसके लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट क्या है और किस किस व्यक्ति का क्या काम है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर डिसाइड होंगी, ये सारी चीजें डिसाइड होंगी हमारी ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। चलो, तो इसके बाद हमारे पास है इसकी एक छोटी सी एग्जांपल कि एक शूज मेकिंग कंपनी वांट्स टू ओपन न्यू शोरूम। एक शूज मेकिंग कंपनी है, वो एक नया शोरूम ओपन करना चाहती है। तो जो टॉप मैनेजमेंट है कंपनी की, उसने क्या डिसाइड, विल गिव होल पावर्स टू न्यू मैनेजर मिस्टर राम। तो उन्होंने उस नए शोरूम के लिए एक मिस्टर राम को अपॉइंट किया और सारी पावर, मतलब सारी अथॉरिटी किसको दे दी? उसको दे दी। और उसको साथ के साथ क्या दी? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी कि भाई आपको वो डिपार्टमेंट को क्या करना है, नए शोरूम को क्या करना है? बनाना है। तो मिस्टर राम विल मेक 3 डिपार्टमेंट। तो आगे किसने डिपार्टमेंट बनाए? मिस्टर राम ने आगे 3 डिपार्टमेंट बना दिए। एक कौन सा बना दिया? सेल्स डिपार्टमेंट। एक कौन सा बना दिया? परचेज डिपार्टमेंट। और एक कौन सा बना दिया? फाइनेंस डिपार्टमेंट। एंड गिव अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट डिपार्टमेंट टू मिस्टर ए, बी एंड सी, मैनेजर ऑफ द कंपनी। तो उन्होंने क्या किया? देखो हुआ क्या कि एक लेट्स से एबीसी कंपनी, शूज मेकिंग, एबीसी एक शूज मेकिंग कंपनी थी। उन्होंने बोला कि हमने एक नया शोरूम खोलना है। तो उस नए शोरूम की जो सारी पावर्स थी, लेट्स से उन्होंने एक जेड पर्सन था उसको दे दी। आगे उस जेड ने भी क्या किया? उस जेड ने भी आगे उसके 3 पार्ट में उसको बांट दिया, ठीक है ना। और ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी को अकॉर्डिंग टू देयर स्किल क्या कर दी? जॉब्स असाइन कर दी, डिपार्टमेंट्स के हेड बना दिया। तो ये उसने क्या किया? दे विल डायरेक्टली रिपोर्ट, ठीक है। ये उसने क्या किया? ये उसने एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना दी। तो ये किसको रिपोर्ट करेगा? ये नए कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेगा। ए किसको रिपोर्ट करेगा? जेड को। बी किसको रिपोर्ट करेगा? जेड को। और सी किसको रिपोर्ट करेगा? जेड को। और ए ने अपने डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग हायर करने होंगे वो किसको रिपोर्ट करेंगे? वो करेंगे ए को। तो ये क्या बन गया? एक स्ट्रक्चर बन गया।
कि भाई, और सबको ये काम बता दिया कि आपको क्या काम करना है, तभी तो अल्टीमेटली कंपनी का गोल अचीव्ड होगा। अगर आप सिर्फ प्लान ही बना दोगे कि हाँ हमें एक नई फैक्ट्री बनानी है, तो सारे लोगों को बोल दोगे चलो भाई लग जाओ नई फैक्ट्री में, किसी का रोल डिसाइड नहीं करोगे, किसी को किसी की जॉब असाइन नहीं करोगे, तो कैसे हम बना सकते हैं? ठीक है ना। तो लाइक अगर हम एग्जांपल देखें ऑर्गेनाइजिंग की, कि स्कूल ट्रिप ऑर्गेनाइज बाय टीचर्स, या मैरिज फंक्शन, या बहुत सारे लेट से कोई पार्टी होती है, कुछ भी होती है, उन सभी में हमें क्या करना पड़ता है? ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। लेट से स्कूल ट्रिप है, वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करी जा रही है? टीचर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज करी जा रही है। ठीक है ना। तो कैसे करते हैं वो टीचर्स? देखते हैं कि भाई गाड़ी कहाँ से आएगी, ठीक है ना, तो कितने बच्चों से कितने कितने चार्जेस लेने हैं ताकि वो गाड़ी की कॉस्ट भी निकल जाए, उधर क्या करेंगे, किस होटल में रुकेंगे, तो ये सब क्या है? ये सब है ऑर्गेनाइजिंग। प्लान तो बना लिया कि हमने स्कूल ने कहाँ जाना है, ट्रिप जाना है। अब प्लानिंग के बाद उस सब चीजों को ऑर्गेनाइज, देखो ऑर्गेनाइजिंग करी है मतलब अभी काम शुरू नहीं किया, बट एक पहले से ही हमने सभी चीजों को क्या कर दिया, डिसाइड कर लिया कि कैसे क्या क्या चीज करनी है, ईच एंड एवरी स्टेप को क्लियरली बता दिया, और किस टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो हम क्या करते हैं, क्लियरली डिफाइंड कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, और दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या काम शुरू होता है? नहीं, और ऑर्गेनाइजिंग में काम नहीं शुरू होता, बट काम को करने के लिए कौन से डिपार्टमेंट, कौन से फंड्स, ये सारे रिसोर्सेज इकट्ठे करके रख लेना, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर काम शुरू नहीं होता, बट ऑर्गेनाइजिंग के अंदर उस काम को करने के लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है ना। लाइक से अगर हम बोले कि एक मैरिज फंक्शन है, तो हमने देखा होगा घर में मैरिज फंक्शन होता है तो सब जो रिश्तेदार होते हैं उन सबको एक पर्टिकुलर काम दे दिए जाते हैं, ठीक है ना, और फिर वो सभी की जिम्मेवारी अपने आप सेट कर दी जाती है, तो दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। या अगर आप देखो कि आपको कोई छोटा सा फंक्शन करना है, या आपको कहीं रोड ट्रिप पे जाना है, लेट्स से हम नॉर्मली देखें कि हमें किसी एक रोड ट्रिप के ऊपर जाना है, तो उस रोड ट्रिप के ऊपर जाने के लिए हमें सब कुछ पहले क्या करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ती है कि भाई कैसे जाएंगे, ठीक है ना, तो क्या गाड़ी लेंगे, कौन से कपड़े डालेंगे, किस होटल में रुकेंगे, कितने दिन का वो ट्रिप होगा, तो उस हिसाब से अगर 2 व्यक्ति जा रहे हैं, 3 व्यक्ति जा रहे हैं, तो हम सबकी ड्यूटीज क्या कर देते हैं, असाइन कर देते हैं। या नॉर्मल हम देखें अगर हम घर से बाहर कहीं बर्थडे पार्टी पे जा रहे हैं, तो भी हम क्या करते हैं अपने दोस्तों की, भाई तू केक लेकर आएगा, ठीक है ना, और कोई पैटिस लेकर आएगा, कोई कोल्ड ड्रिंक लेकर आएगा, तो दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। लेकर आएगा, सबको सबका रोल क्या कर दिया, क्लियरली डिफाइन कर दिया। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ये आए कि डिपार्टमेंट बना दिया या ईच एंड एवरी पर्सन का जो रोल था वो क्लियरली डिफाइन कर दिया, तो वो कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का, वो है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। चलो इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। तो क्या है हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की एक ऑर्गेनाइजिंग, देखो ऑर्गेनाइजिंग एक सिंगल स्टेप नहीं है, इट इज नॉट अ सिंगल स्टेप कि आप इसको एक स्टेप के अंदर कर दोगे, एक पूरा प्रोसेस है, आपको एक पूरे प्रोसेस के ऊपर से गुजरना पड़ता है, तब जाके आप एक चीज को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करोगे आप उस प्रोसेस के अंदर, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले तो आप काम को क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है ना। अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे, लेट्स से अगर आपको एक नई फैक्ट्री बनानी है या स्कूल को एक रोड ट्रिप अनाउंस करना है, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा ना क्या छोटे छोटे काम आएंगे, क्या काम आएंगे स्कूल के, कि भाई गाड़ी कहाँ से आएगी, बच्चों को कौन इनविटेशन भेजेगा, बच्चों से फीस कौन कलेक्ट करेगा, या रोड ट्रिप का उधर बुकिंग कौन करेगा। तो ये छोटे छोटे काम थे, तो आपने क्या किया, इन सभी काम को आइडेंटिफाई किया। एंड डिवीजन ऑफ वर्क, उस काम को क्या कर दिया, टीचर्स में, प्रिंसिपल्स ने क्या किया, टीचर्स में बांट दिया, या फैक्ट्री वाले ने क्या किया, जो जिसने नया शोरूम खोलना था उसने अलग अलग लोगों में क्या कर दिया, उस काम को बांट दिया, बिकॉज वो अकेला उस काम को नहीं कर पाता, ठीक है ना। तो ईच वर्क डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक जॉब विद स्पेशलाइज्ड मैनेजरियल टास्क, कि उसके अंदर कौन सी स्पेशलाइज्ड, देखो हर स्पेसिफिक जॉब के हिसाब से बांट दिया कि भाई कौन फोन करेगा बच्चों को, तो कौन फीस कलेक्ट करेगा, वो बांट दिया अकॉर्डिंग टू देयर मैनेजरियल स्किल, ठीक है। ताकि इससे क्या होगा कि किसी की डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो, सबको अपना रोल क्या हो, क्लियर हो। ये ना हो कि कोई टीचर फोन करने लगी तो दूसरी भी फोन करने शुरू कर दे, या ऐसा ना हो कि कोई हमने सेल्स के लिए एक बंदा सेटअप कर दिया तो दूसरा भी सेल्स के अंदर दखल देने लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस सबसे पहले क्या करेगा, काम को आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है ना, और उसके बाद उसको क्या कर देगा, काम को डिफरेंट पीपल के अंदर क्या कर देगा, बांट देगा। लेट्स से अगर एक कंपनी ने ये सोचा कि हमें अपनी सेल्स क्या करनी है, 50% इंक्रीज करनी है, तो इस सेल को इंक्रीज करने के लिए उनके पास बहुत कुछ होगा, तो उन्होंने एक रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट बना दिया, या इनकी परचेज डिपार्टमेंट बना दिया, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दिया, एक सेल्स डिपार्टमेंट बना दिया, ये तीनों डिपार्टमेंट्स बना दिए उन्होंने। अब ये तीनों डिपार्टमेंट बनाने के बाद उन्होंने क्या किया
लेट्स से उन्होंने सेल्स ठीक है ना, ये डिपार्टमेंट्स अभी बनाए नहीं, तो उन्होंने देखा कि उन चीज़ों की उनको क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने ए को, बी को और सी को, तीन लोगों को बोला कि ए जो है वो कहाँ देखेगा, वो पंजाब की सेल देखेगा, बी जो है वो हरियाणा की सेल देखेगा, सी जो है वो कहाँ की सेल देखेगा, वो दिल्ली की सेल देखेगा। ठीक है ना, तो सबको ये चीज़ बता दी, स्पेसिफाइड कर दिया, आइडेंटिफाई किया कि क्या करनी पड़ेगी, सेल्स बढ़ानी पड़ेंगी। कितनी सेल्स बढ़ानी है, 50% सेल बढ़ानी है। तो ये तो प्लान बन गया। और इसको कैसे बढ़ाना था कि हमें डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल कम करना, कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। तो उसके लिए एक डिपार्टमेंट हमने या सबको अपना क्या कर दिया, काम आइडेंटिफाई कर लिया। अब उस काम को क्या कर दिया, बांट दिया कि ए क्या करेगा, ए करेगा पंजाब की सेल, बी क्या करेगा, बी करेगा हरियाणा की सेल, सी क्या करेगा, सी करेगा दिल्ली की सेल। ठीक है ना, तो ये सबको उनको उनके अकॉर्डिंगली, उनकी स्किल के अकॉर्डिंगली हमने क्या दे दिया, अभी काम दे दिया, डिवाइड कर दिया काम को। अभी उसको हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंटलाइजेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ जॉब, कि अभी इन सबको, इन तीनों को एक डिपार्टमेंट में डाल देंगे, विच इज कॉल्ड सेल्स डिपार्टमेंट। तो पहले प्रोसेस में हमने क्या किया, सिर्फ काम को आइडेंटिफाई करके काम को लोगों में बांटा। तो लेट्स से अगर हम बोलें कि फाइनेंस है, कि पैसा कहाँ से आएगा, तो उसके लिए ए को भी बता दिया कि ए लेट से ए लोन के लिए कोशिश करेगा, बी लेट से शेयर्स की कोशिश करेगा, सी डिवेंचर की कोशिश करेगा। ठीक है ना, तो ये अभी सिर्फ काम क्या कर दिया, डिवाइड किया है। अभी उसके डिवाइड करने के बाद सबको एक डिपार्टमेंट में बांट दिया, कि इन सबको किस में बांट दिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट में बांट दिया। इन सबको किस में बांट दिया था, ABC को, इसको बांट दिया था सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, तो जो सामान खरीदने वाले लोग थे, जो दिल्ली से खरीदेगा, लेट से कोई बिहार से खरीदेगा, कोई यूपी से खरीदेगा रॉ मटेरियल, उन सबको किस में बांट दिया, परचेज डिपार्टमेंट बांट दिया। तो अभी हमने उन जॉब्स को क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया, ताकि उसका एक मैनेजर सेट कर दिया जाए, जिससे अथॉरिटी एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्लियरली क्या हो सके, बढ़ सके। ठीक है ना, तो ग्रुपिंग रिलेटेड जॉब्स इन वन डिपार्टमेंट टू फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन एंड यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, इट कैन बी डन इन 2 ways। ठीक है ना, तो अब हम क्या कर देंगे, डिपार्टमेंट्स बना दिया, और डिपार्टमेंट से क्या होगा, यूनिटी ऑफ एफर्ट्स आ जाएगा। नहीं तो ए अपनी सेल कर रहा है, बी अपनी सेल कर रहा है, सी अपनी सेल कर रहा है। तो जब हमने एक सेल्स डिपार्टमेंट बना दिया, तो सबसे पहले सेल्स डिपार्टमेंट का टारगेट सेट, उसके बाद ए क्या कर रहा है, बी क्या कर रहा है, उन सबको एक ग्रुप में बांट दिया कि भाई आपका टोटल ऑब्जेक्टिव ये था, ईच एंड हर एक का अलग अलग ऑब्जेक्टिव ये था। तो काम हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया, डिपार्टमेंटलाइजेशन किया। अब जो डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है, ये 2 तरीके की होती है बच्चे। एक होती है हमारे पास फंक्शनल डिपार्टमेंट, और एक होता है हमारे पास डिवीजनल डिपार्टमेंट। देखो, फंक्शनल डिपार्टमेंट और डिवीजनल डिपार्टमेंट ये हम आगे भी पढ़ेंगे, पर अगर हम छोटा सा समझें कि हम क्या करते हैं, हम डिपार्टमेंट्स को 2 टाइप्स में बांट देते हैं। एक तो बांटते हैं उसको फंक्शन के अकॉर्डिंग, एक बांटते हैं उसको डिवीजन के अकॉर्डिंग। अभी फंक्शन के अकॉर्डिंग का मतलब क्या है कि लेट्स से एक कंपनी है, वो टूथपेस्ट बनाती है। अभी उसने सोचा कि हमने क्या करना है, एक टूथपेस्ट बनाती है, अभी उसने इस टूथपेस्ट की कंपनी को क्या कहना है, ग्रो करना था, या अभी उसने नया एक प्लान बनाया कि हमने टूथपेस्ट बनाना शुरू करना है। तो अभी उसने क्या किया, इस टूथपेस्ट डिपार्टमेंट को उसके अंदर उसको बनाने के लिए जो जो काम होंगे उनको उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग बांट दिया। लाइक से सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है, और क्या होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की सेल कौन करेगा, परचेज कहाँ से, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, और कौन मार्केटिंग करेगा। तो ये हमने क्या कर दिया, ये अकॉर्डिंग टू फंक्शन डिपार्टमेंट्स को क्या कर दिया, बना दिया कि सेल्स का अलग फंक्शन है, परचेज का अलग फंक्शन है, ठीक है, फाइनेंस का अलग है, मार्केटिंग का अलग है। और एक होता है हमारे पास डिविजनल डिपार्टमेंट। तो डिवीजन डिपार्टमेंट क्या होता है कि जब मान लो कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर लगी हुई है, लेट्स से कंपनी टूथपेस्ट भी बेच रही है, ठीक है, टीवी भी बेच रही है, कंपनी शूज भी बेच रही है। तो क्या कर रही है कंपनी, अलग अलग बहुत सारे कंपनी के क्या है, डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे कंपनी काम कर रही है। तो हर डिपार्टमेंट को क्या कर देंगे, डिवीजन कर देंगे। मतलब टूथपेस्ट डिपार्टमेंट क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, टीवी का अलग कर देंगे, और अपना शूज का क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। फिर इन डिपार्टमेंट को सेपरेटली हर डिपार्टमेंट का अलग से क्या बना देंगे, फंक्शन बना देंगे। जैसे शूज डिपार्टमेंट का अलग से सेल्स परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है, फिर टीवी का अलग से सेल्स परचेज डिपार्टमेंट, और टूथपेस्ट का अलग से सेल परचेज मार्केटिंग फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है ना। तो फंक्शनल डिपार्टमेंट क्या होता है, जब हम काम को अकॉर्डिंग टू फंक्शन बांटते हैं। और डिविजनल डिपार्टमेंट क्या होता है, जब हम डिविजन्स कर देते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स की। और डिविजनल डिपार्टमेंट कब सुटेबल होगा, जब कंपनी जो है वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट क्या कर रही है, बना रही है। तो इसको हम डिटेल में थोड़ा सा आगे समझेंगे। चलो, तो अभी हमने डिपार्टमेंट बना दिए, ठीक है ना। तो उसके बाद हमने क्या करना है, असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज। तो ड्यूटी असाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज ऑफ पर्सन गिवन देम। किसके हिसाब से ड्यूटी देंगे लोगों को, कैसे दे देंगे, मुंह उठा के नहीं, जिस हिसाब से जिस व्यक्ति की स्किल्स होगी। तो अगर हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी खर्चा कौन करेगा,
ठीक है, या कौन ऐसा व्यक्ति है जो खर्चा कम से कम कर सकता है, या कौन ऐसा व्यक्ति है जो लोन बहुत इजीली ले सकता है। ठीक है, तो सबको ड्यूटीज क्या कर देंगे, प्रॉपर्ली असाइन कर देंगे और बता देंगे कौन किसके लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके क्या मतलब रोल्स होंगे, कैसे कैसे उसको काम करना है, ये सारा कुछ हम किसके अंदर कर देंगे, असाइन कर देंगे उसको ड्यूटीज। और जब उनको ड्यूटीज असाइन कर दी तो उसके बाद उनके के साथ क्या करेंगे, इस्टेब्लिश एक अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, क्या बना देंगे, अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाएंगे। लेट्स से कि उस व्यक्ति को ये बता दिया कि आपको लोन लेकर आना है, तो उसको ये तो भी बताएंगे कि आपकी कितनी अथॉरिटी है और क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसको आपको क्या करना है, रिपोर्ट करना है। ठीक है, कि आपको अपने मैनेजर हेड को करना है या आप डायरेक्टली कंपनी के ऑनर के पास जा सकते हैं, टॉप मैनेजमेंट के पास जा सकते हैं। तो ये सारा कुछ हम किस में कर देंगे, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में कर देंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो जब हमने काम को आइडेंटिफाई कर लिया और काम को क्या कर दिया, बांट दिया, उसके बाद क्या करेंगे, उस काम को डिपार्टमेंट्स में कर देंगे। अभी डिपार्टमेंट बना दिए तो डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग हैं उन सबको क्या कर देंगे, उसके बाद ड्यूटीज असाइन कर देंगे। अभी ड्यूटी असाइन करके क्या छोड़ देंगे, नहीं, ड्यूटी असाइन करके उनको ये भी बताएंगे कि कौन किसकी क्या अथॉरिटी है और कौन किसको क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा। तो दैट इज अवर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। की ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर कितनी चीजें हैं, 4 चीजें हैं। पहला क्या है, काम को क्या करना, आइडेंटिफाई करना और उसको क्या कर देना, बांट देना। अब आइडेंटिफाई करके उन सबको क्या कर देना है, एक डिपार्टमेंट में सेट कर देना। डिपार्टमेंट के बाद लोगों को बताना कि सर आप पर्टिकुलर व्यक्ति की क्या ड्यूटी है इस डिपार्टमेंट के अंदर, और उसके बाद उसको यह भी बताना कि आपको किसको रिपोर्ट करना है और क्या आपकी अथॉरिटी है, और अगर आप गलत होते हो तो आपको किससे किससे क्या करनी है, बातचीत करनी है, कैसे उसको ठीक करना है। तो दैट इज द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। चलो अब हमारे पास क्या आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। की ऑर्गेनाइजिंग का फायदा क्या है, देखो ऑर्गेनाइज कर रहे हो आप लोगों को क्या कर रहे हो, आप सभी चीज उनको क्लैरिटी से बता रहे हो कि भाई आपको हर व्यक्ति को क्या काम करना है, कैसे काम करना है, किस लिए काम करना है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंस है आपकी, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। देखो वर्क को हम क्या करेंगे, काम को छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर देंगे, बांट देंगे और किस हिसाब से देंगे, जिस हिसाब से लोग एम्प्लॉइज क्या है, स्पेशलाइज्ड है। तो इससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन होगी। अब वो स्पेशलाइजेशन होगी तो वो लगातार उस काम को क्या करते रहेंगे, करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, जिससे वो अपने काम में क्या हो जाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। और इससे क्या होगा, एक तो वो स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे, ठीक है ना। और उस स्पेशलाइजेशन का फायदा किसको मिलेगा, कंपनी को मिलेगा, क्योंकि उसके बाद वो कभी भी रिसोर्सेज को क्या नहीं करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। देखो अगर काम को आप डिवाइड नहीं करोगे, एक व्यक्ति एक चीज में स्पेशलाइज हो सकता है, सभी चीजों में स्पेशलाइज्ड नहीं हो सकता। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या करती है, काम को डिवाइड कर देती है, स्ट्रक्चर बनाती है कि किसका काम कितना है, और उसके हिसाब से उसको बोलते हैं कि भाई आप काम करो। अब वो लगातार उस काम को करता रहेगा तो उससे वो क्या होगा, उसको स्पेशलाइजेशन मिलेगी। उस काम को आप भी अगर हम देखें नॉर्मली, आप भी अगर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल एक पर्टिकुलर काम को करोगे और लगातार करोगे तो आपके लिए वो करना बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। जैसे स्कूल में आपने देखा होगा, टीचर है वो लगातार एक काम को करती रहती है, एक सब्जेक्ट को पढ़ाती रहती है, तो उसमें क्या हो जाती है, वो मास्टर हो जाती है। 2 साल 3 साल 4 साल बाद उनको वो सारे क्वेश्चंस भी क्या होते हैं, हमने देखा कई बार याद हो जाते हैं। तो उस स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट किसको मिलेगा, स्टूडेंट्स को मिलेगा, स्कूल को मिलेगा, कि अब वो टीचर एक मास्टर बन चुकी है और वो बच्चों को बहुत इजीली क्या कर सकती है, समझा सकती है। ठीक है ना। तो ये है हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग का पहला फायदा। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है इंश्योर क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। तो ये बता देगा कि भाई कौन किसको क्या अथॉरिटी है और कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है ना। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी कि भाई पता ही नहीं है कि हमारी अथॉरिटी क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो जो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर जो डिपार्टमेंट सेट किए जाएंगे और जिस हिसाब से आपको काम दिया जाएगा, आपको साथ में बताया भी जाएगा कि भाई आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये आपके पास क्या है, अथॉरिटी है, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। और क्लैरिटी मिलेगी तो ऑटोमेटिकली बात है, कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, आप लोग बहुत इजीली क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। ठीक है ना। एंड ऑप्टिमम, थर्ड हमारे पास क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो आपके पास रिसोर्सेज होंगे उनको क्या कर पाएंगे, प्रॉपरली यूज कर पाएंगे, बिकॉज आपने काम को डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन, और उससे आप लगातार उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो। तो आपके रिसोर्सेज भी क्या होंगे, वेस्ट होंगे कि बचेंगे, बचेंगे भाई। अगर आप सोच के देखो, स्कूल के अंदर अगर स्कूल ने एक ट्रिप पे जाना है और काम को डिवाइड कर दिया और हर टीचर को उसका एक पर्टिकुलर काम दे दिया, तो ऐसे तो नहीं होगा कि कोई कंफ्यूजन हो जाएगी, क्लैरिटी हो जाएगी। तो जो आपके पास रिसोर्सेज होंगे, जैसे आपने एक टीचर को बोल दिया कि भाई आपको उस पर्टिकुलर एरिया में होटल्स ढूंढने हैं और सबसे बेस्ट कौन सा है, तो ये अब वो उसका सिर्फ काम ही यही है कि उसको बेस्ट होटल ढूंढना है। तो इससे क्या होगा, जो आपके पास पैसा होगा वो बचेगा, वो क्या करेगी, वो अपने हिसाब से मतलब
मतलब मार्केटिंग मतलब जगह जगह जाएंगे होटल्स के अंदर या बातचीट करेंगे, किसी ना किसी तरीके से वो सस्ता एक होटल क्या कर लेंगे, क्योंकि उनको वो एक पर्टिकुलर काम दिया हुआ है, हमने उनके ऊपर सारा काम नहीं थोप रखा, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अडॉप्शन टू चेंज। देखो हमें पता है बिजनेस इन्वायरमेंट लगातार क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है, ठीक है ना। एंड अडॉप्टेड एज ओनली, अब उससे क्या होता है, लगातार चेंज हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट था, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने क्या किया, लेट्स से कंपनी का फाइनेंस डिपार्टमेंट था, उसने अपना बजट तैयार कर लिया कि भाई 50 करोड़ रुपए कंपनी को लगेगा, उसने प्रॉपर तैयार कर लिया। अभी सरकार ने बाहर क्या कर दिया, सरकार ने एक अलग से टैक्स इंक्रीज कर दिया या कुछ भी इंक्रीज कर दिया। तो ये जो टैक्स इंक्रीज हुआ ये पर्टिकुलर किस डिपार्टमेंट को इफेक्ट करेगा, सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट को इफेक्ट करेगा। तो अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने ही, जिसने वो फाइनेंस फंड इकट्ठे किए थे, वो थोड़े से और इकट्ठे कर लेगा फंड, ठीक है ना। तो मतलब जो चेंज है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये जो चेंज होगा ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लागू नहीं हुआ, ये सिर्फ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर लागू हुआ। तो जिसकी वजह से वो पूरे डिपार्टमेंट, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करेगा, अपने आप को चेंज कर देगा या अपनी कॉस्ट कम कर देगा, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी कम कर देगा, तो वो सारा कुछ क्या कर देगा, बाकी डिपार्टमेंट्स को कम्युनिकेट कर देगा, जिससे क्या होगा, चेंज जो है वो इजीली क्या हो सके, एक्सेप्ट हो सके। जैसे अगर हमने बोला कि टैक्स बढ़ गया, तो सारी कंपनी सोचने लगी भाई टैक्स बढ़ गया, क्या करे क्या ना करे, ठीक है ना। तो इससे अच्छा ये है कि जब आपने ऑर्गेनाइजिंग किया, आपने डिपार्टमेंट सेट किए, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट सिर्फ खुद देखेगा कि भाई कैसे उस पैसे को हमने क्या करना है, यूटिलाइज करना है, और फिर उसके बाद वो बता देगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कि आपको मार्केटिंग थोड़ी सी कम करनी है, या फाइनेंस परचेज डिपार्टमेंट को आपको उस पर्टिकुलर, तो सबके रोल क्या कर देगा, डिफाइन कर देगा दोबारा से, किसको देखकर, बिजनेस इन्वायरमेंट को देखकर। तो दैट इज कॉल्ड एडॉप्शन टू चेंज। तो ये चेंज करने में हमारे क्या करेगा, मदद करेगा। आप ऑर्गेनाइजिंग ना करो, आपके पास आप एक मैनेजर रख लो, उसके पास पूरी फैक्ट्री को स्टैब्लिश करने का, तो जैसे उस टैक्स बढ़ा वो तो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई टैक्स बढ़ा तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा। बट जैसे टैक्स बढ़ा, अगर हमने डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं, लोगों को काम दे रखा है, तो वो उस हिसाब से काम कर लेगा। चलो उसके बाद क्या है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या होगी, इफेक्टिव होगी, बढ़िया होगी। क्योंकि देखो अगर आपको पता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, और एम्प्लॉइज को पता है कि हमारा सबॉर्डिनेट कौन है या हमारा सुपीरियर कौन है, तो उसको पता है कि मेरे को किससे काम करवाना है और किससे किसको जाके क्या करनी है, रिपोर्टिंग देनी है। तो इससे क्या होगा, उनके अंदर एक क्लैरिटी आएगी, और जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी वो भी क्या करेगी, ढंग से काम करेगी, और सारे डिपार्टमेंट आपस में क्या रहेंगे, कोऑर्डिनेट रहेंगे, ठीक है। नहीं तो आप अगर ऑर्गेनाइजिंग ना करो, तो सारे डिपार्टमेंट, अगर आप किसी को बताओ ही ना कि आपको किसको मतलब जवाबदेही है, किसको रिपोर्ट करना है, तो सभी लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, सभी लोग टॉप मैनेजमेंट के पास पहुंच जाएंगे। जैसे अगर हम एक स्कूल की ही बात करें, तो स्कूल के अंदर क्या होता है, स्कूल के अंदर सबसे पहले क्या होता है, एक प्रिंसिपल होता है, फिर उन्होंने क्या रखा होता है, वाइस प्रिंसिपल रखा होता है, फिर उन्होंने क्या रखा होता है, कोऑर्डिनेटर्स रखे होते हैं, और फिर क्या रखे होते हैं, टीचर्स रखे होते हैं। तो टीचर को पता है अगर उनको कोई दिक्कत आती है तो किसके पास जाना है, कोऑर्डिनेटर के पास, कोऑर्डिनेटर को पता है किसके पास जाना है, वाइस प्रिंसिपल के पास, वाइस प्रिंसिपल को पता है किसके पास जाना है, प्रिंसिपल के पास, और प्रिंसिपल को पता है किसके पास जाना है, ट्रस्टी के पास या एमडी के पास जाना है स्कूल के, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक प्रोसेस है। तो इससे क्या होगा, जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या होगी, अच्छी होगी, और सभी लोग क्या रहेंगे, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट रहेंगे, क्योंकि सभी लोगों को पता है सभी को क्या काम करना है, कैसे काम करना है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, इट्स ऑब्वियस कि अगर आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना देते हो, तो जो आपके रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली क्या होंगे, यूटिलाइज होंगे। अभी रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज होंगे तो रिसोर्सेज बचेंगे आपके, तो आप अपने बिजनेस को क्या कर सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो। क्योंकि आपने देखा, लेट्स से एक एबीसी कंपनी थी, उन्होंने एक टूथपेस्ट की कंपनी थी, ठीक है ना। अब वो सोच रहे हैं कि हम भाई शूज़ के अंदर जाएं, तो शूज़ के अंदर उन्होंने प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना दिया। तो अभी सिर्फ उनका काम क्या है, उनका मेन जो मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट, उनका काम तो क्या है कि सिर्फ और सिर्फ शूज़ कंपनी को के लिए उन्होंने जो हायर किया मैनेजर, उनसे रिपोर्ट लेना, ठीक है ना। तो वो शूज डिपार्टमेंट अपने आप उनको अकॉर्डिंग टू फंक्शन उन्होंने क्या कर रखा है, बांट रखा है, तो वो प्रॉपरली अपने आप चल रहा है। तो टॉप मैनेजमेंट किसी और बिजनेस में भी क्या कर सकती है, घुस सकती है। जैसे आपने देखा होगा रिलायंस है, तो रिलायंस क्या कर रही है, अभी बहुत सारे रिलायंस के अंदर जियो भी आ चुका है, उनका पेट्रोलियम भी आ चुका है, रिलायंस के जियो के मार्ट्स भी आ चुके हैं। वो सब क्या कर रहे हैं, वो डिपार्टमेंट्स बनाते जा रहे हैं, और उनके साथ अंदर प्रॉपरली एक रिलेशन, एक स्ट्रक्चर बनाते जा रहे हैं वो अपनी, कि कौन किसको जवाबदेही है, कौन किसके साथ काम करेगा। तो इससे कंपनी की क्या हो रही है, एक्सपेंशन भी हो रही है और ग्रोथ भी हो रही है, बिकॉज उनके जो रिसोर्सेज है वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहे हैं, जो उनके पास पैसा है यूटिलाइज हो रहा है, और जो पैसा उनके पास बचता है वो दूसरे डिपार्टमेंट को चले जाते हैं, ठीक है ना। डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल्स, डेवलपमेंट किसको, लोगों की डेवलपमेंट हो रही है। अब आप बोलोगे लोगों की डेवलपमेंट कैसे हो रही है, देखो जब एक मैनेजर, अगर एक कंपनी का मैनेजर है, जब वो अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करेगा, लोगों को बताएगा
कि आपको एक पर्टिकुलर काम, जैसे XYZ था, वो उसको पूरी फैक्ट्री बनानी थी, तो उसने सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट के हिसाब से लोगों को में ड्यूटीज क्या कर दी, बांट दी। अभी सेल्स डिपार्टमेंट वाले के पास सेल्स डिपार्टमेंट की सारी अथॉरिटी है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो देखो वो भी एक तरीके से फ्यूचर का मैनेजर, क्योंकि उसके माइंड के अंदर अब प्रेशर आएगा कि मेरे को कैसे इस पर्टिकुलर सेल्स को मैनेज करना है, तो उसके माइंड के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा यानी कि उसको सोचने की शक्ति बढ़ेगी, और उसकी स्किल्स क्या होंगी, डेवलप होंगी, और फ्यूचर का मैनेजर क्या होगा, तैयार होगा। और ऐसे ही जो ये टॉप मैनेजर था, इसके सिर से भी बर्डन कम होगा, जिससे इसकी डेवलपमेंट होगी, ये कंपनी के फोकस के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर सोच पाएगा, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजिंग करने से क्या होगा, पर्सनल जो लोग हैं वो भी क्या होंगे, इंप्रूव्ड होंगे, बिकॉज उनका टॉप का बर्डन कम होगा, और इनके ऊपर थोड़ा सा बर्डन आएगा, तो इनको लगेगी हाँ हमारे पास क्या आ गई, अथॉरिटी आ गई, तो ये भी उसके हिसाब से क्या करेंगे, मैनेजर की तरह सोचेंगे, काम करेंगे, तो फ्यूचर के मैनेजर भी क्या हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड अ डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। तो ये थी हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, क्या क्या फायदा होता है हमें ऑर्गेनाइजिंग से।